कुलभूषण जाधव के मामले में आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुनाएगा। पूरे मुल्क की नजरें इस फैसले पर रहेंगी। फैसला शाम 6:30 बजे सामने आएगा। पाकिस्तान ने जाधव को अभी तक काउंसलर रसाई नहीं दी है। इसी मामले पर हिंदुस्तान ने साल 2017 में बैनुल-अक़वामी कोर्ट का रुख किया था। कुछ इस तरह है, कुलभूषण मामले में कब क्या हुआ। 25 मार्च 2016 को हिंदुस्तान को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली। 11 अप्रैल 2017 पाकिस्तान की फौजी अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। 8 मई 2017 को हिंदुस्तान ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया। 15 मई 2017 को मामले में समाअत हुई। 18 मई 2017 को आईसीजे ने फांसी पर रोक लगाई। 25 दिसंबर 2017 जाधव की मां और बीवी ने पाकिस्तान जाकर जाधव से मुलाकात की। 28 दिसंबर 2017 वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने इस मुलाकात की जानकारी पार्लियामेंट को दी। 19 फरवरी 2019 मामले में समाअत हुई और आज जाधव केस में फैसले का दिन है। कुलभूषण जाधव के मामले में आज एक अहम फैसला शाम को भारतीय टाइम के 6:30 बजे की बात आने वाला है। भारत की तरफ से वहां दो साइड पे आर्गुमेंट किया गया। पहला मुद्दा यह था कि पाकिस्तान ने वियना करार का जो आर्टिकल 36 का भंग किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जानबूझकर कुलभूषण जाधव इनको कॉन्सुलर एक्सेस डिनाई किया है। दूसरा मुद्दा यह भी भारत की तरफ से यह दलील पेश की गई कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव इन पे कौन से आरोप रखे हैं, ना आरोप की उनको कुलभूषण जाधव ने को जानकारी दी, ना उनको कुटुंब फैमिली को दी, और इसी तरह पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट की तोहमत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह फैसला भारत के पक्ष में आएगा। यह है कि अगर भारत की तरफ से यह फैसला आता है तो क्या पाकिस्तान इसे एग्जीक्यूट कर सकता है। इंटरनेशनल आईसीजे का जजमेंट जो है, निर्णय, वो फाइनल जजमेंट रहता है। इसके ऊपर कोई अपील की प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जानबूझकर इसका एग्जीक्यूट करने से इनकार किया गया तो शायद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हमें अपील करनी पड़ेगी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यह कहना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पीस और स्टेबिलिटी इस फैसले पे धोखे में आ सकती है। और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान पर दबाव डाल सकती है और उसको कह सकती है कि कुलभूषण जाधव के बारे में पूरी तरह से ट्रायल के बारे में फैसला लिया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स है, उनको वेटो का अधिकार है। अगर पाकिस्तान आईसीजे का जजमेंट फॉलो करने से इंकार करता है तो भारत जरूर बेबाजू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रख सकता है। लेकिन अगर कोई इसमें वेटो का अधिकार यूज करता है तो उसे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी अगर कोई डिस्टर्ब होती है तो शायद आईसीजे खुद एनफोर्स कर सकती है। और हेग से हमारे साथ मौजूद हैं नेटवर्क 18 के एडिटर संजय सूरी। संजय सूरी, कुलभूषण जाधव पर फैसला आने वाला है तो कितना मुमकिन है कि आज जाधव पाकिस्तान की कैद से रिहा हो जाएंगे? जाधव की रिहाई हमारी इच्छा है, हमारा स्वप्न है, लेकिन लगता ही नहीं कि वो आज संपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए कि 2 स्टेजेस में जजमेंट आएगी। पहले स्टेज पर तो कोर्ट ने यह तय करना है कि उसका क्या विचार है, उसका क्या नतीजा है, कि पाकिस्तान की ओर से क्या गलतियां हुई, और ये संकेत है कि जरूर ये कचहरी उंगलियां उठाएगी कम से कम पाकिस्तान पर कि जो फौजी कार्रवाई की गई जाधव के खिलाफ और उसे गिल्टी ठहराया गया, सजाए मौत सुनाई गई, ये सही नहीं है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसके बाद सवाल उठता है कि अगर कोर्ट यहाँ कहता है कि ये हमें मंजूर नहीं है तो आगे उसके आदेश का पालन क्या पाकिस्तान करेगा या नहीं। पहले हम देख चुके हैं कि इसी कोर्ट ने इजराइल के ऊपर एक ऑर्डर दिया था, अमेरिका में 2 केसेस पर ऑर्डर दिया तो उनको ना इजराइल ने माना ना अमेरिका ने माना। तो अब
पाकिस्तान उन आदेशों को मानेगा, कोर्ट के फैसले को इज्जत देके उसका पालन करेगा, ये कहना कठिन है। कम से कम कोर्ट ये ज़रूर कहेगा कि जो हुआ जाधव के खिलाफ सही नहीं था, और कम से कम पाकिस्तान को एक दोबारा कोई प्रॉपर कोर्ट में उसकी ट्रायल करनी चाहिए, एक रिवीजन करनी चाहिए, ताकि वो सिविलियन कोर्ट में जाए, चाहे आगे सुप्रीम कोर्ट में जाए। लेकिन जो फौजी कोर्ट है ये हमें मंजूर नहीं है। कम से कम इतना तो ये कोर्ट ज़रूर कहेगा। इसके आगे क्या कार्रवाई होती है ये इस समय कहना कठिन है। जी, संजय सूरी, कुलभूषण जाधव का जिस तरह का तरीक़ाकार रहा है, क्या इसका फायदा भी जाधव को मिल सकता है? जाधव का क्या रवैया हो सकता है? वो तो बेचारा चार दीवारी में बंद है, उसे तो शायद ये मालूम भी ना हो कि आज ये सुनवाई होने जा रही है और उसकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है और सारी दुनिया की नज़र उस पर है। कुछ निश्चित नहीं कि जो पाकिस्तान के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हों, फौज के अधिकारी हों, जेल के अधिकारी हों, उसे बताया भी हो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन उसकी दुर्दशा क्या है ये हम देख चुके हैं। एक वीडियो 6 मिनट की वीडियो पेश की गई, पाकिस्तान की तरफ से यूट्यूब पे डाली गई, कोशिश की गई कोर्ट में भी उसे पेश किया जाए, कोर्ट ने ये मंजूरी नहीं दी। लेकिन 6 मिनट के वीडियो में 40 कट थे, 2-2, 3-3 सेकंड के हिस्से जो है जोड़ जोड़ के एक वो उन्होंने वीडियो बनाया। दुनिया ने देखा कि इसमें कोई दम नहीं है, कोर्ट ने भी देखा कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जाधव की जो दुर्दशा है उस पर सबकी नज़र है, ना केवल भारत की, ना केवल इस कोर्ट की, लेकिन इसके फैसले के बाद दुनिया की नज़र उस पर होगी और शायद कुछ हद तक ये उसको बचा पाए, कम से कम इस हालत में रख पाए कुछ समय तक कि उसकी ज़्यादा दुर्दशा ना हो और अभी नहीं कुछ देर के बाद शायद रिहाई हो पाए। ये संजय सूरी, हिंदुस्तान की जोरदार दलीलों के आगे पाकिस्तान शुरू से ही लाचार नजर आ रहा है। क्या इस बार पाकिस्तान की तरफ से कोई दलील दी जा सकती है? जहां तक दलीलों का सवाल है, देखिए कि पाकिस्तान का क्या कहना है। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो कोर्ट है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं बैठी हुई। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री कोर्ट है, फिर सिविलियन कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और उसके ऊपर ये कोर्ट है। पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। पाकिस्तान ने ये कहा है कोर्ट में, एक दफ़ा नहीं अनेक दफ़ा कहा है और मजबूती से कहा है कि इस कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि जाधव की रिहाई ऑर्डर कर पाए। लेकिन भारत की ओर से एक बहुत ही विचित्र बहस आगे रखी गई है कोर्ट के आगे कि देखिए वियना कन्वेंशन के अंतर्गत कॉन्सुलर एक्सेस तो जाधव को मिलना ही चाहिए, लेकिन केवल कॉन्सुलर एक्सेस काफ़ी नहीं होगा। ये काफ़ी नहीं होगा कि कोई अधिकारी जाके उससे मिल ले या किसी प्रकार संपर्क कर ले। सवाल ये है अब कि उसकी रिहाई होगी या नहीं होगी, और उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो कानून का ड्यू प्रोसेस वो फॉलो हुआ या नहीं। और क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। जो ड्यू प्रोसेस का सवाल है वियना कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ नहीं तो इसे जोड़ देना चाहिए, और दोनों को एक नज़रिए से देखते हुए कोर्ट ये फैसला करेगी। वियना कन्वेंशन के अंतर्गत केवल कॉन्सुलर एक्सेस नहीं, लेकिन जाधव की रिहाई अब आवश्यक हो चुकी है। ये भारत की मांग है और ये भारत की जो है अनकॉम्प्रोमाइजिंग मांग है। कोर्ट इसे मानता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। लेकिन हरीश साल्वे ने भारत की ओर से ज़रूर कहा कि अगर यादव को पाकिस्तान से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भेजा गया तो कुछ नहीं होने वाला, हमें वहाँ के किसी कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सूरी इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे एक से हमारे नुमाइंदे संजय सूरी जो तफसीलात दे रहे थे। आज शाम 6:30 बजे तक कुलभूषण जाधव का फैसला आ जाएगा। जो कुछ होगा वो तस्वीर साफ होगी शाम 6:30 बजे तक। तो मुंबई में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, मुंबई में कुलभूषण के बचपन के दोस्तों ने कुलभूषण की रिहाई के लिए पूजा अर्चना की। इस ताल्लुक से उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कुलभूषण जाधव को लेकर आज इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट पर फैसला होना है। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव के साथ अपना बचपन बिताया है। इसी इलाके में लोअर परेल में कुलभूषण जाधव ने अपना बचपन बिताया, लेकिन जब फैसले की घड़ी आई है तो जो उनके दोस्त हैं यहाँ रहने वाले, वो पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं ताकि फैसला जो है भारत के पक्ष में आए, कुलभूषण जाधव के पक्ष में आए। लोग हैं जिन्होंने उनके साथ बचपन बिताया, उनसे बात करते हैं। आज फैसले की घड़ी है,
क्या कुछ आप लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है? नहीं, हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि दुआ करें, बाकी तो सत्य उनके साथ में है। और जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ भी कुलभूषण जी के खिलाफ एविडेंस पेश करने में नाकाम रही है और ये पूरा फैब्रिकेटेड केस था। और लग रहा है कि आज आईसीजी ये निर्णय देगी कि कुलभूषण जी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। वहाँ कोर्ट में देखा जाए तो भारत ने अपना पक्ष जो है बड़े मजबूती तौर से रखा है, लेकिन कुलभूषण जाधव के साथ आपने बचपन बिताया है। क्या आपको लगता है कि कुलभूषण इस तरह का इंसान या व्यक्ति था? उनके बारे में आप बताइए। नहीं, कुलभूषण जी हमेशा ही मिलनसार किस्म के व्यक्तिमत्व था उनका। हमेशा ही हर किसी की मदद करने के लिए वो दौड़े आते थे और वो एकदम मिलनसार थे। और उनका लाइफ बड़ा ही डिसिप्लिन था, वो कभी भी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं गिरे। और वो आप सब जानते हैं कि वो रिटायर्ड आर्मी नेवी के पर्सनल है, तो उनका लाइफ आप समझ सकते हैं कि कितना डिसिप्लिन रहेगा। और लोग हमसे जानते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज फैसले की घड़ी है, क्या है दिमाग में? आज महत्वपूर्ण दिन है, आज डिक्लेरेशन है आईसीजी में। तो आज तक पाकिस्तान ने कोई कॉन्फिडेंट एविडेंस नहीं दे पाया है, ठोस सबूत नहीं दे पाया है। तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि आज हमारे पक्ष में, भारत के पक्ष में, कुलभूषण जाधव जी के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। लोअर परेल के एनएम जोशी इलाके में कुलभूषण का बचपन गया है, आप लोगों के साथ उठे बैठे खेले कूदे हैं। क्या लगता है, आतंकवाद का कोई भी एक कण उनमें नजर आता है? क्योंकि पाकिस्तान का यही आरोप था कि आतंकवादी हैं और वहां पर उनके कोर्ट ने फांसी की सजा भी मुकर्रर की थी। देखिए, वो एक इनोसेंट पर्सन है। जहाँ तक उनके पाकिस्तानी जो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, तो उनको देखकर हमें तो ऐसा लगता है कुलभूषण जाधव जी यहाँ से बचपन के हैं, खेले बड़े हुए हैं, वो बहुत इनोसेंट हैं। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाके ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने जैसा पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है। दोस्तों के साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया और इनका साफ तौर पर रहना है, कुलभूषण जाधव ऐसे कोई हरकत कर नहीं सकते। बहरहाल आज सभी को इंतजार है 6 बजे का, जब फैसला आएगा तो देखना होगा कि इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। कैमरामैन विराज चिबड़े के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान के लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2009 टेरर फंडिंग मामले में पंजाब पुलिस के महकमा बराए इंसदाद दहशतगर्दी सीटीडी ने लाहौर से गिरफ्तार किया। वो लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। हाफिज सईद को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। वाज़ेह रहे कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने हाफिज सईद समेत जमात-उद-दावा के 13 लीडरों के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए थे। जराये के मुताबिक मामले दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज हो गया था। इस गिरफ्तारी को इस पस मंजर में अहम माना जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 22 जुलाई को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक बार फिर दिखावे की कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान के पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने की है, जब वो लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। आपको बता दें कि 3 जुलाई को पंजाब के सीटीडी ने कुछ मामले दर्ज किए थे जमात-उद-दावा और करीब 5 ऐसे ट्रस्ट जिनका हाथ टेरर फाइनेंसिंग में है और आतंकवाद को बढ़ावा देने में है। ऐसे में ये कार्रवाई की है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान वाकई में सीरियस है, संजीदा है? क्योंकि ऐसे कार्रवाई हमने पहले भी देखी है जहां पर हाफिज सईद को पहले गिरफ्तार किया जाता है और बाद में उसकी रिहाई हो जाती है। भारत ने इस कार्रवाई को दिखावे की कार्रवाई कहा है और साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है कि ऐसी कार्रवाई हम पहले भी देख चुके हैं। जरूरत है इस बात की कि पाकिस्तान जो कार्रवाई करे वो सत्यापित हो सके और साथ ही साथ इरिवर्सिबल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई हमले को भी 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ नहीं मिला। शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। और खबर बिहार से है। बिहार हुकूमत ने आरएसएस और उसकी हामी तंजीमों के बारे में खुफिया जानकारी तलब की है। इस मामले में इंटेलिजेंस महकमे को हिदायत जारी की गई है, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर तमाम आरएसएस और उसकी हामी तंजीमों की जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है। सरकार ने आरएसएस और हामी तंजीमों के अफसरान के नाम, पते, टेलीफोन नंबर और कारोबार के बारे में जानकारी देने को कहा है। उधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी लीडर भाई वीरेंद्र ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों के दरमियान बेमेल की शादी जल्द टूट जाएगी। वहीं बीजेपी ने बिहार सरकार के इस कदम की मुखालफत की है।
केवल एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये बात सही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक संगठन है, राष्ट्रभक्त संगठन है। पूरे देश में जो समाज सेवा का काम करता है, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया है संगठनों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना, लेकिन केवल अगर एक संगठन के बारे में किया जा रहा है तो ये बात कहीं से उचित नहीं है। ये एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कि जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो नाथूराम गोडेस के कानून को चलाना चाहते हैं, जिसने जो है पूरी आजादी जो है इस हिंदुस्तान की तहरीक की आजादी में कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया, वैसे लोग के साथ गठबंधन का मतलब है बिना मेल के जोड़ी। देश को बांटना चाहती है आरएसएस, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे देश के कहीं भी राज्यों का, ये अपना मोनोपोली चाहती है। और राज्य सरकार, हमें उम्मीद है कि बिहार की राज्य सरकार उसके मोनोपोली को नहीं चलने देगी। और बिहार में आरएसएस और उससे मुंसलिक कई तंजीमों के बारे में तफसीली मालूमात को लेकर सियासत सरगर्म हो गई है और आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने बगैर नाम लिए नीतीश कुमार पर हमले किए हैं। बात करते हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी से। सर, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक भी हैं, लगातार तमाम गतिविधियों में आप वो करते हैं, उसको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मुस्लिम तबके को, अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। सवाल ये है मेरा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, उसकी तरफ से आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी शामिल है, उसके बारे में जानकारी जुटाने की बात कही जा रही है। किस तरह से देखते हैं इस बारे में? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1925 से प्रारंभ हुआ आंदोलन देश प्रेम, समाज सेवा, सामाजिक सद्भाव, छुआछूत मुक्त, कट्टरता मुक्त, हिंसा मुक्त, अनुशासित समाज जीवन का एक आंदोलन है। उस समय अंग्रेजों ने, बाद में समय समय पर अन्य राजनीतिक दलों ने द्वेष भाव से संघ के विरुद्ध टिप्पणियां भी की और संघ पर कई तरह के जानकारियां एकत्रित की, और सदा ये पाया गया कि संघ देशभक्त था, देश प्रेम है, संघ समाजसेवी था, समाजसेवी है, अनुशासन प्रिय था, है। और इसलिए आज भी अगर कोई तरह तरह के दल इस पर जानकारियां लेते हैं तो मैं आप न्यूज़ 18 के द्वारा सब दलों को इस बात के लिए और धर्मों को आह्वान करूंगा कि वह अधिकाधिक संघ के बारे में जानकारियां लें, जिससे उनके मनों में जो संघ के प्रति अज्ञान है, अंधकार है, कटुताएं हैं, वो दूर हों और देश तेज गति से आगे बढ़े। इसलिए आई इनवाइट ऑल द लीडर्स, all the political and other organization and all the religious caste organization, they come and study the RSS so they can be enlightened. ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 28 मई को जो ये पत्र लिखा गया है और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के अंतर्गत है, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में। इसलिए सवाल अहम है क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, जेडीयू बीजेपी का अलायंस है और बीजेपी के कई नेता, सांसद, विधायक इस बारे में आपत्ति दर्ज कर रहे हैं अपनी। ऐसा है कि बीजेपी बहुत सक्षम है हाउ टू टैकल दिस पॉलिटिकल डायलेमा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंद्रेश कुमार जी, जिनका कहना है कि संघ के बारे में उन दलों को जानकारी लेनी चाहिए जो अब तक इस बारे में नहीं जानते हैं। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।